मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल 2018 का जो एग्ज़ाम पेपर की मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम की। ठीक है, तो उसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए थे मैथमेटिक्स के, तो किस टाइप से उनको सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से। अब यहाँ पे आज जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप से इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेकंड मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, है ना। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, डन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप से इनको हमें करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम दी नंबर्स 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 27 तक है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि यदि संख्या 1 2 3 से 27 में से एक संख्या चुनी जाए जो वह 3 की गुणज होगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि टोटल नंबर कितने हैं, वो हमें यहाँ पे नीचे लिखना है। नीचे क्या लिखना है हमें, टोटल नंबर्स कितने हैं, और इनमें से क्या है हमें क्या सिलेक्ट करना है, जो सैंपल हमें सिलेक्ट करना है वो कितना है, यहाँ पे 3 की गुणज होगी। 3 की गुणज मतलब कि तो 1 से 27 तक आप देखिए 3 की गुणज कौन होगा, तो 3 3 दूनी 6, मतलब कि यहाँ पे 3 3 2 जैसे इस टाइप से जो 3 की टेबल रहेगी वो हमें पूरी कंटिन्यू लिखनी है 27 तक के टर्म। तो 3 3 2 जैसे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। तो 27 तक हमें देखना है। तो कितने टर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तक कितने टर्म हो गए, ये 9 टर्म हो गए, है ना। तो यहाँ पे नीचे टोटल नंबर लिखते हैं और ऊपर क्या लिखना है हमें, मल्टीपल ऑफ किसके हैं, 3 के। तो मल्टीपल ऑफ 3 के कितने नंबर हैं, तो 9 है। और टोटल नंबर यहाँ पर कितने हैं, तो टोटल नंबर आप देखेंगे तो कितने हैं, 27। बस सिंपल इसको काट देना है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर यहाँ पे फिर कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 12th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 12th नंबर जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 12th नंबर क्वेश्चन में है कि इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ बाई फॉर 4 years एट R% पर एनम इज़ ₹48, देन द इंटरेस्ट ऑफ ₹3 फॉर 1 year एट R% पर एनम इज़, मतलब कि यदि बाई रुपए का, ठीक है, ₹22 हमारे पास, और ₹22 का आर परसेंट कितना है, R% की दर, तो R/100 लिख लेंगे रेट को, है ना। तो R% की दर से 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना है, 48 है। ठीक है, तो उसने किससे का पूछा है, 3y का पूछा है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको कट कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 100, तो बाई आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्योंकि ना हमारे पास बाई की वैल्यू है ना आर की, तो 100 साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। अब उसने पूछा है कि 3y रुपयों पर, तो 3y रुपयों पर, तो 3y हमारा क्या हो गया, मूलधन, या क्या हो गया यहाँ प्रिंसिपल, रुपयों पर R%, तो R/100 की दर से 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए ब्याज है, तो ब्याज कितना होगा, अब तो इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे R इंटू बाई की वैल्यू हमें पता है, बाई आर की वैल्यू तो हम रख देंगे। तो 3 इंटू बाई आर की वैल्यू कितनी थी, 1200 थी, और डिवाइड बाई किससे करना है हमें, 100 से। बस सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 इंटू 3 कितना हुआ, 36। तो कितना आ गया, 3 रुपीज़ पर R% की दर से 1 वर्ष में जो अमाउंट रहेगा वो उसे कितना देना होगा, इंटरेस्ट ब्याज, तो 36 रुपये देना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये राइट आंसर इसका 36 हो जाएगा। इस टाइप से इनको करने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजू एक कमीज 1560 रुपये में खरीदता है, इसमें बैट सम्मिलित है, यदि कमीज की सूची कीमत 1500 रुपये है तब बैट की दर क्या है। देखो राजू कितने में खरीदता है, 1560 में, इसमें क्या है उसका जो सेलिंग प्राइस है ना, और प्लस इसमें बैट सम्मिलित है, तो टोटल 1560 रुपये उसने दिए। और जबकि कमीज की जो सूची कीमत थी, ठीक है, MRP थी या कॉस्ट प्राइस थी, वो कितनी थी, सॉरी सेलिंग प्राइस या फिर MRP थी, वो कितनी थी, 1500 थी। तो हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, उसे, क्योंकि 1560 टोटल क्या है, बैट लग के, जो पहले इसमें टैक्स वगैरह लगता था, अब GST वगैरह लगती है, पहले बैट लगता था। ठीक है, तो 1560 में से 1500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हुआ, 60 रुपये, मतलब कि
कमीज का जो प्राइस था वो 1500 रुपये है और 60 रुपये उसे क्या लग गया, बैट लग गया, तो 1560 रुपये की उसे पड़ी। ठीक है, तब बैट की दर क्या है, तो अब हमें दर बताना है। तो किसी भी चीज़ की अगर हमें रेट निकालना है, रेट परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे कि उसका जो मतलब कि तो जो रेट निकला है, मतलब बैट निकली है वो कितनी है, 60 रुपये है बैट। ठीक है, बैट की दर निकालनी है, तो बैट कितना है, 60 रुपये, और कितने रुपए पर उसे लगा, तो 1500 रुपये पर उसे 60 रुपये क्या लगा, 1500 रुपये पर 60 रुपये उसे एक्स्ट्रा लगा। तो जो बैट लगा वो 60 रुपये कितने पर लगा, 1500 रुपये पर। जितने रुपीज़ पर लगता है उसको नीचे लिखते हैं और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 और 15 4 जा कितना हुआ, 60, तो 4%। तो 4% उसे क्या लगा, बैट की दर है कितनी, 4% है, 1500 रुपये पर 4% बैट की दर हुई। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो आंसर था वो 4% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक त्रिकोण के कोणों का अनुपात 7:13:16 है, तब सबसे बड़े कोण की माप बताएं। तो लार्जेस्ट एंगल बताना है, तो आपको पता है कि सम ऑफ एनी 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 को एक्स, सबको एक्स का मतलब कि एक्स का फैक्टर मानेंगे, तो 7x यहाँ लिख लेंगे, प्लस 13x यहाँ लिख लेंगे, और प्लस 16x लिख लेंगे, और तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, एक्स कोई एंगल है। ठीक है, तो 7 एक एंगल 7x हो गया, एक 13x, एक 16x, फिर इनको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 7 13 हो गया 20, और ये हो गया 30, और ये 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 ऑफ x इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, फिर 36 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 16x, तो 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो 16 5 से कितना होता है, 80। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, एरिया किसका, स्क्वायर का या वर्गाकार क्षेत्रफल का। ठीक है, स्क्वायर फील्ड का, तो कितना है, 7056 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार मैदान यानी कि रेक्टेंगल का अगर देखें तो इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब 3b है इसकी लंबाई, और जो चौड़ाई है वो b है। ठीक है, इसका परिमाप, तो परिमाप इसका पेरीमीटर अगर हम निकालें रेक्टेंगल का, ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल प्लस बी आपको पता है ना, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। तो 2 इंटू एल की वैल्यू हो गई 3b और बी की वैल्यू b, तो कितना हो गया यहाँ पे 4b। फिर 4b का इसमें मल्टीप्लाई 4 2 जा 8b हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल का, और ये एरिया है स्क्वायर का। ठीक है, वर्गाकार क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे क्या उसने पूछा है कि जो यहाँ पे है रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज थ्राइस एंड ब्रीथ इतने हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो इसका जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है। तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देन क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालना है। तो इतना आप नोट कर लें, नेक्स्ट में मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है कितना है, 7056, तो 7056 है, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि 7056 है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो 7056 है इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितने का बन जाएगा, इसका आप करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो 7056 का अंडर रूट करेंगे आप यहाँ पे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितनी आएगी, 84 आ जाएगी। आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ए इक्वल 84 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर आपको पता है कितना होता है, 4 इंटू ए होता है। ठीक है ना, पेरीमीटर क्या होगा, जो रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर होता है, वर्गाकार शेप होता है, उसका जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है, मतलब चारों साइड का सम। ठीक है, तो 4a हो जाएगा। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि
यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि इसका जो परिमाप है वो वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है। तो परिमाप ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 84 और यहाँ पे कितना आया था हमारा 8 इंटू बी आया था। ठीक है, तो अब हम इससे बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 42 आ जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, अब हम इस बी की वैल्यू को क्या करेंगे, तो हमें पता है बी की वैल्यू इतनी है। अब हम एल की वैल्यू निकालेंगे। एल की वैल्यू क्या है 3 इंटू 42 है। ठीक है, तो इस टाइप से हम 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो एल की आ गई। अब हमें निकालना क्या था आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो सिंपल है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी होता है। तो एल की वैल्यू हमारे पास 126 है और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 42 है। तो बस 42 इंटू 126 आप कर लेंगे तो यहाँ पे 5292 आ जाएगा 5292 और ये किस में था मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में आंसर तो 5292 ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे 16th नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर है कि 4 मीटर इंटू 2.8 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के भीतर रेखांकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है। मतलब कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के अंदर हमने एक सर्किल बनाना है। कैसा बनाना है लार्जेस्ट सर्किल। तो लार्जेस्ट सर्किल वही बन पाएगा जितनी इसकी क्या होगी ब्रेथ होगी। ठीक है, या चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये है। तो अब हमें पता है रेक्टेंगल की साइड कितनी है एक है 4 सेंटीमीटर और ये जो ब्रेथ होगी वो 2.8 है। तो फिर इसका जो डायामीटर होगा सर्किल का लार्जेस्ट सर्किल का वो भी 2.8 मीटर होगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है या फिर पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिख लेंगे हम। तो 2.8 इंटू 2.8 हो जाएगा। ठीक है, और पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 22/7। तो 7 से इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10, फिर 7 से काटेंगे तो 7 4 जा 28 और 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे 28 इंटू 22 हम कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 28 इंटू 22 करेंगे और फिर यहाँ पे क्या करना है 100 से डिवाइड करेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे आएगा 616 हो जाएगा 22 इंटू 28 और डिवाइड बाई 100 रहेगा तो 2 पॉइंट बाद पॉइंट लग जाएंगे तो 6.16 हो जाएगा यहाँ पे। और ये एरिया निकाला है तो मीटर में था तो मीटर स्क्वायर तो 6.16 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था। अब यहाँ पे अगर हम 17th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या है कि ए एंड बी की संबंधित आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो मैं इसको हमेशा ऐसी करती हूँ जितना लिखा हो उसी को लिख लेते हैं। तो ए अपॉन बी की जो आयु है वो कितना है 3:4 है। ठीक है, अब 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। तो ए में 3 वर्ष और जोड़ दो, बी में भी 3 वर्ष और जोड़ दो, तो इनकी जो आयु का अनुपात है वो 7:9 हो जाता है। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बस सिंपली अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर 9A प्लस 9 3 जा 27 है ना, और इक्वल टू 7B प्लस 7 3 जा 21। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है बी की वर्तमान आयु है तो बी के फॉर्म में हमें रखना है, मतलब बी की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे ए इक्वल क्या रख देंगे यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो ए की जगह पर हमें बी रखना है। तो क्या आ जाएगा ए की जगह पर 3/4 बी, ये बी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ए की जगह पर हम ये क्या लिख देंगे 9 इंटू 3/4 बी रख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 और ये पहले से 27 है ये 21 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इतने और 7B को माइनस कर देंगे इसी साइड में राइट साइड लेफ्ट में। ठीक है, और 21 माइनस 27 कर देंगे हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे हम क्या करें तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 3 27 बाई कितना था यहाँ पे 27/4 था, है ना।
तो 27/4 माइनस यहाँ पे कितना था, -7 था, और b हो जाएगा, और इक्वल में कितना आया, -6। फिर 4 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 27 - 7 4 दैट 28/4 b आ जाएगा, और इक्वल में -6। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 b आ जाएगा /4 और इक्वल में 6। तो b इक्वल कितना आ जाएगा, ये -6 था तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो और ये 4 राइट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, b इक्वल 4 × 6, तो कितना आ जाएगा, b इक्वल 24। तो b की वर्तमान आयु कितनी होगी, 24। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको करना था। अब 18th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है कि बिंदु -10 एवं 2 एक समानांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के सिरे हैं। एक समानांतर चतुर्भुज अगर हम बनाएं तो ऐसा बनेगा। अब इसका एक हम डायगोनल ले लें कोई भी, तो ये एक डायगोनल है इसका। ठीक है, तो इसके पॉइंट क्या है, -10 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये हो गए इसके डायगोनल। ठीक है, यदि तीसरा सिरा हम समझ लें कि ये है, तो वो कितना है, 4 - 1 है। तो चौथे सिरे के निर्देशांक बताइए। तो चौथे सिरे सपोज ये वाला है हमारा। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हम x और y मान लेते हैं, तो ये हमें बताना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें ये इस डायगोनल के पॉइंट्स के बेस पर हम ये पॉइंट्स निकालेंगे, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट को अगर हम ए और बी मान लें, ठीक है, इसको निकाल लें, तो फिर हम इस वाले के जो पॉइंट्स है एक्स और वाई के, वो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इतना आपने देखा। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, वो कैसे निकलेंगे, तो ये क्या होगा कि जैसे ए पॉइंट है, तो ये ए इक्वल क्या होगा कि ये जो इसके पॉइंट्स है एक्स के, तो उन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ऐसे ही वाई के पॉइंट्स उन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आता है कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और ऐसे ही यहाँ पे रहेगा कि y1 + y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x1 हम अगर इसे समझ लें, ठीक है, x1 और इसे y1, फिर ऐसे ही इसे x2 और y2 समझ लें, तो यहाँ पे क्या होगा, x1 + x2 कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3y2 है ना, और यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे कितना है 2 1 3 और 2 0 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, इस टाइप से जब आप निकालेंगे इसके, तो इसके जो पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3/2 और 2/2, तो एक हो गया 2 1 2 1.5 हो जाएगा एक, और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 1.5 और 1 इसके जो हैं वो पॉइंट्स आ गए, सेंटर पॉइंट्स। तो अब हम इसकी और इसकी मदद से ऐसे ही निकाल लेंगे ये वाले पॉइंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, और सेंटर पॉइंट क्या है 1.5 और 1 है, और ये जो पॉइंट्स थे यहाँ के वो 4 - 1 है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो सेंटर पॉइंट आपको पता है कि ए इक्वल क्या होता है, इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म का, ठीक है, एक्स वाले टर्म का सम डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 4/2 है ना, और बाई के लिए क्या लिखेंगे हम, बाई के लिए क्या हो जाएगा 1 इक्वल ये वाला टर्म, और इसका क्या हो जाएगा बाई -1 बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये माइनस का 4 चला जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा x। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का बन जाएगा, तो प्लस का 1, और क्या हो जाएगा बाई। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम पॉइंट्स देखें तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3, यहाँ पर तो आ जाएगा 3 बाई इक्वल 3। ये एक्स वाला टर्म कुछ गलत हो गया, एक सेकंड, एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्स के पॉइंट कौन से थे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये -1 था, एक्स के पॉइंट जब अपन ने निकाले थे तो ए इक्वल एक्स के पॉइंट क्या थे, -1 और 2 था, तो -1 और प्लस का 2, और डिवाइड बाय क्या लिखना था हमें, डिवाइड बाय 3 लिखना था, तो 2 डिवाइड बाय 2 लिखना था। तो यहाँ पे कितना आता है, हमने ये ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 आना था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.5 करेंगे, 0.5, तो 2 × 5 क्या हो जाता है 0.5, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 - 1, तो कितना हो जाएगा -3, तो
तो x इक्वल -3, तो आप देखेंगे x इक्वल -3 और y इक्वल कितना आ जाएगा +3। तो यहाँ पे अब हम इरेज करें तो x इक्वल ये देखिए -3 और +3, ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स इसके आ गए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19th नंबर क्वेश्चन, तो इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति ने अपनी सिलाई मशीन 12,500 रुपये में बेचा और उसमें 20% की हानि हुई, तो सिलाई मशीन का लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस या स्विंग मशीन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल हम क्या लिखेंगे कि 1250 रुपये की उसने क्या किया, बेचा है। सेलिंग प्राइस इनटू हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई मतलब कि हानि प्रतिशत कितनी है उसे, तो 20% है, तो 100 माइनस जो हानि प्रतिशत हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऐसे निकाल सकते हैं, ये सिंपल एक फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस निकालने का। कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस इंटू 100, ठीक है, बाई 100 माइनस हानि परसेंटेज, और अगर प्रॉफिट होता तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे 100 माइनस 20 कितना हुआ, 80। अब सिंपली इसको काट दो, ठीक है, 8 से इसको कट किया तो 8 बन जाए 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 आया तो 8 5 जा कितना हुआ 40 हुआ, फिर 5 आया तो 8 8 6 जा कितना हुआ 48, और यहाँ पे कितना हुआ 20, है ना। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, और फिर 4 बचेगा, तो 8 5 जा 40, तो 15625 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 15625 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने रुपए उसके सिलाई मशीन का क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। 15,625 रुपये कॉस्ट प्राइस था और उसने बेचा 12,500 में, तो उसे 20% की हानि हुई, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 20th नंबर क्वेश्चन के किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है कि एक व्यक्ति पहले 12 मीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ सपोज ये पॉइंट है, अब पहले वो 12 मीटर पूर्व की ओर, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण ये होता है, तो 5 मीटर दक्षिण की ओर वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है। तो बस यहाँ पे हम बताना है कि ये हमारा 12 है और ये 5 है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस कैसे लगाया, तो ये हम इस पॉइंट्स को मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। तो ये पाइथागोरस पता है ना कि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कितना, ए सी का स्क्वायर निकालना है, तो ए सी स्क्वायर कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और बी प्लस बी सी का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करो 169 आया। तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, √169, तो 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है, तो 13 सेंटीमीटर दूर है, या 13 मीटर दूर है इसमें, ठीक है, मीटर में है, तो 13 मीटर दूर है प्रारंभिक बिंदु से। अब यहाँ पे है 81.6 मीटर लंबे एक तार से यदि 1.7 मीटर लंबाई वाले टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। तो ये बहुत सिंपल है, 81.6 मीटर का तार है, ठीक है। अब हमें 1.7 मीटर के टुकड़े काटने हैं, तो 1.7 मीटर से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें एन नंबर ऑफ टुकड़े पता चल जाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से भी हटाया, अब 17 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि अपन 81.6 मीटर में 48 टुकड़े काट सकते हैं 1.7 मीटर के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ी से मतलब कॉम्प्लेक्स आते हैं, इजी तो रहते हैं बट कॉम्प्लेक्स रहते हैं कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में भी आपको कम से कम 30-35 मिनट लग जाएंगे, ऐसा आपको मैनेज करना है, क्योंकि 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, तो कम से कम 30 मिनट, 25 क्वेश्चन में 30 मिनट तो करीब उसमें भी लग जाता है, तो इस टाइप से आपको टाइम मैनेज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नीतू एक कार्य को 8 दिनों में कर सकती है, एक कार्य को 8 दिनों में कर सकती है नीतू, ठीक है। उसी कार्य को ऋतु उसी कार्य को 10 दिन में कर सकती है। ऋतु क्या कर सकती है, सेम कार्य, एक ही कार्य को 10 दिन में कर सकती है। यदि दोनों उस कार्य को एक साथ करती हैं, ये दोनों कैसे करती हैं, एक साथ करती हैं काम को, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो एक काम को ये 8 दिन में करती है नीतू, और एक काम को ये 10 दिन में करती है, दोनों मिलकर काम को करेंगे, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, तो 8 5 जा 40 और 10 4 जा, तो 5 4 9 9 बाई 40, मतलब क्या होगा कि वो 9 काम को 40 दिन में करेंगी दोनों मिलके। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो 40/9 आ जाएगा, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे 40 को,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, और फिर तो कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। तो इतने डेज, नीचे हमारा क्या था डेज था, ठीक है, नीचे हमारा डेज था और ऊपर क्या था काम था। तो हमें क्या चाहिए है दिन चाहिए है, तो हम क्या करेंगे इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे 40/9 कर लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएंगे हमारे डेज, ठीक है। तो वो क्या करेगी दोनों मिलकर 4 दिन और 4 सही 4/9 दिन में क्या करेगी कार्य को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था यहाँ पर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 × 4/9, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा कि 4 सही 4/9 दिन में ये दोनों मिलकर एक कार्य को समाप्त करेंगी। इस टाइप से इसको करना था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या है कि 4.89 × 10⁻⁻7 का सामान्य रूप होगा। तो आप देखिए ने सबको क्या किया है खोल दिया है ना। तो यहाँ पे हम इसे भी ऐसे ही करेंगे 4.89 × 10⁻7 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 489 और नीचे कितने जीरो हो जाएंगे 10⁻9। तो अब हम इसको क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, और अब हम इसे ऊपर डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितने पॉइंट बाद हमें चाहिए है, तो ऊपर कितने आएंगे पॉइंट के बाद 9 डिजिट आएंगी। तो 3 डिजिट हमारे पास हैं तो 5 है ना, तो हम क्या करेंगे 6 जीरो और लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो यहाँ 6 जीरो लगा दी और फिर लिख दिया 489। तो इस टाइप से ये हमारी जो है वो पूरी इक्वेशन बन जाएगी। तो आप देख लीजिए किसमें पॉइंट के बाद 6 जीरो लगे हैं और 489। तो यहाँ पे 2 6 है ना, यहाँ पे तो 7 है इसमें, यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो 2 4 6, ये ऑप्शन नंबर सेकंड आप देखेंगे तो इसमें 0.0 के बाद कितने पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं 6 जीरो और 489, मतलब पॉइंट के बाद 9 डिजिट है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको इसको करना था कि जितने नीचे 10 की पावर हो उतने ही पॉइंट्स ऊपर लगा देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है के किस मान के लिए समीकरण इतने निकाय में असंगत है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है कि इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट की जो पोजीशन होती है तो वो क्या होगी, तो आपको पता है इसमें कि समीकरण निकाय में असंगत है। तो इसकी जो असंगत या इनकंसिस्टेंट होती है उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है A1/A2 = B1/B2, ठीक है। A1/A2 = B1/B2। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा A1/A2 = B1/B2, तो ये इसकी कंडीशन होगी, और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे हम अब कंडीशन रख देंगे, तो इसकी कंडीशन में हम वैल्यू रखेंगे A1 क्या हो जाएगा इस फर्स्ट इक्वेशन में 3, और A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। एक्स वाले टर्म देखें हम दोनों इक्वेशन में। अब वाई वाले टर्म देखें तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -k, और यहाँ पे नीचे देखें तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक है। अब बस हम इनको कट कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ क्या आया 1 = k, तो k = 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब एक सेकेंड, यहाँ पे अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 44 सेंटीमीटर परिधि वाली एक वृत्त तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर है, मतलब डिफरेंस ऑफ द एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ सर्किल विद सरकमफेरेंस 44 सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर। मतलब बताना है एरिया ऑफ सर्किल जिसकी परिधि क्या है 44 है, ठीक है, और क्या बताना है हमें स्क्वायर बताना है, और पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर। दोनों का पेरीमीटर जो है वो कितना है यहाँ पर दी डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल विद सरकमफेरेंस 44 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहाँ पे बताना है एंड अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला है कि 44 सेंटीमीटर परिधि वाले, ठीक है। तो 44 एक वृत्त, तो हम पहले क्या करेंगे एक वृत्त जो है सर्किल का क्या निकालेंगे, हमें क्षेत्रफलों में अंतर बताना है। तो जो पेरीमीटर होता है सर्किल का वो क्या होता है 2πr, तो सिंपली 2πr = कितना है 44 है,
ठीक है। तो अब पाई की वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और इंटू क्या है आर है, इक्वल क्या है 44 है। तो यहाँ से 22 से काटेंगे तो 2 टाइम्स और 2 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब इसे आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है वर्ग का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a होता है, और इसका जो एरिया है वो कितना है 44 है। ठीक है, इसका भी जो मतलब पेरीमीटर है वो कितना है 44, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि अब हम इसका एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है यहाँ पर मतलब कि साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर 121। और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल अगर हम निकालें तो कितना होता है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू थी 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7। तो 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 7 2 जा 40, 154 आएगा। ठीक है, तो 154 आ गया। अब बस इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो 154 माइनस 121 कर देंगे, क्योंकि इसने क्या कहा है कि डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल बताना है। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना है हमारा 154 और माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर 121। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 5 2 3, तो मतलब 33 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन करने थे। इस टाइप से 25 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो पेपर रहेगा उसको देखेंगे, नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट शिफ्ट का, और उसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से आप लोगों की जो पूरी मैथमेटिक्स है जो 2020 में होने वाला एग्जाम उसके लिए पूरी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।